मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे साथ इस वक्त बांग्लादेश से सलाउद्दीन शोएब चौधरी जी, वरिष्ठ पत्रकार। बांग्लादेश की जो बातें हैं बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर वो रखते हैं, एग्जैक्टली बताते हैं क्या वहाँ पर हो रहा है। साथ ही साथ धीरज कौल जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं, इकोनॉमी के बारे में भी अच्छी जानकारी रखते हैं। आपका भी धन्यवाद, आपने समय निकाला। साथ ही साथ रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवात साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक डिफेंस पर्सपेक्टिव और इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से भी ये महत्वपूर्ण होगा जानना कि आखिर बांग्लादेश में जो कुछ किया जा रहा है क्या वो पागलपन है या फिर उसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी भी है। सबसे पहले आते हैं सलाउद्दीन शोएब जी, क्योंकि मामला जो है वो बांग्लादेश का है और ये बड़े बड़े फैसले वहां पर लिए जा रहे हैं। वहां की इंडस्ट्रीज को एक तरीके से बर्बाद करने की जिम्मेदारी अगर मोहम्मद यूनुस की नहीं है तो किसकी है? इसके आने के बाद, मोहम्मद यूनुस के आने के बाद ही वहां पर जो बदलाव देखने को मिले, वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगातार बर्बाद होती जा रही है। 40,000 नौकरियां अब गई, अब 40 लाख लेके मानेंगे क्या ये? शोएब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम भाई। देखिए, आपसे इजाजत लेके मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। एक कहावत है अंग्रेजी में कि कोई जोकर अगर महल में चले जाए तो वो महल में जाकर राजा नहीं बनता, बल्कि महल को सर्कस बना देता। बिल्कुल। और यूनुस जैसे एक जंगी जिहादी बांग्लादेश में बैठा है, बैठ के पूरे बांग्लादेश को अभी जिहादिस्तान बना। आपने जो कह रहे थे कि भारत ने जो एक्सपोर्ट ट्रांजिट में जो रेस्ट्रिक्शन दी थी ट्रांजिट फैसिलिटीज में, उसके कारण अभी आपने ठीक कहा, कभी बांग्लादेश को श्रीलंका के जरिए भेजना पड़ेगा और बाकी सारे सब। बांग्लादेश अगर ये ट्रांजिट फैसिलिटीज में, फॉर एग्जांपल अगर ये 100 यूनिट थे, अभी श्रीलंका के जरिए भेजेगा, यहाँ एक्सपोर्ट कॉस्ट या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 9% से 11% ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल शिवम भाई, बिल्कुल। दूसरी बात जो है, कॉटन यार्ड की बात आपने जिक्र की। तो पाकिस्तान से कॉटन ला सकते हैं, वक्त भी ज्यादा लगेगा, पैसा भी ज्यादा लगेगा, चाइना से ला नहीं सकेगा। कि चाइना से अगर कॉटन लाएगा तो एंड सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल चाइना है, तो अमेरिका में एक्सपोर्ट होगा, तो चाइना के ऊपर जो 125% रेट लगाया वही लागू हो जाएगा बांग्लादेश के गारमेंट में। और आपको 2-3 करेक्शंस में इजाजत लेके कहना चाहता हूँ, 40,000 वर्कर्स एम्प्लॉइज बेरोजगार नहीं हुए, 1 लाख हुए हैं। बाप रे, ये बड़ा स्टेटमेंट है। सोचिए, 40 लाख अगर पूरा आंकड़ा है तो 1 लाख वहां से चले जा चुके हैं, तो इस वक्त तो वहां पर त्राही वहां पर तो हाहाकार मच गया होगा शोएब साहब। 1 लाख और 270 फैक्ट्री बंद हुआ, ये सही है। और इस साल की जून तक बांग्लादेश की 97% फैक्ट्रीज गारमेंट बंद हो जाएगा। 65 लाख लोग बेरोजगार होंगे, उसमें 80% औरतें हैं, क्योंकि बांग्लादेश तो जिहादिस्तान बना है ना, तो जिहादिस्तान में तो औरतों को काम करना मना है। तभी मैं कहता हूँ शोएब साहब, आपने जो बात कही, औरतों को तो बर्बाद ये करेंगे, जो जिहादी सोच की आपने यहाँ पर बात कही वहां, तभी तो मैं कहता हूँ शेख हसीना इनको जो बर्दाश्त नहीं हो रही थी, एक औरत के हाथ में सत्ता थी, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इनसे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि एक लेडी जो अच्छे से लीड कर रही है, हमें आगे लेकर जा रही है, वो कैसे कर रही है। एक औरत से इनको अपने देश को चलाते हुए देखना इनसे बर्दाश्त नहीं हो पाया और यही कारण था, ये बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन कट्टरपंथी सोच, चरमपंथी सोच इनकी, उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। आप कंटिन्यू करिए चौधरी साहब जी। शिविन भाई, देखिए, हमारे देश में बेगम खालिदा जिया थे प्राइम मिनिस्टर, वो भी औरत हैं। शेख हसीना जी थे, वो भी औरत है। बिल्कुल। और शेख हसीना जी को बांग्लादेश की एक ब्रोकन इकोनॉमी को, स्ट्रगल इकोनॉमी को इकोनॉमिक स्टार बनाया। मगर हमारे जो देश के जो दुश्मन है पाकिस्तान को ये अच्छा नहीं लगा, और इसके लिए पाकिस्तान ने इसके गोद के कुत्ता यूनुस को भेजा बांग्लादेश को बर्बाद करने के लिए। अभी आप सोचिए शिवम भाई कि इस जून में 65 लाख महिलाएं जो गारमेंट्स में काम करते हैं, 80% गारमेंट्स में जो 80% महिलाएं हैं, 65 लाख में तकरीबन 50 लाख से नजदीक, ये सब बेरोजगार हो जाएंगे। और मैं और एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ शिवम भाई कि इस महीने अप्रैल में बांग्लादेश के गारमेंट्स टोटल सेक्टर में 70% गारमेंट्स फैक्ट्री अब तक तनख्वाह नहीं दे सके वर्कर्स की। पिछले ईद में जो ईद गए हैं, उस ईद में, रमजान की ईद में बोनस नहीं मिला, और आने वाली ईद जो है जून में, उसमें तनख्वाह नहीं मिलेगा और बोनस भी नहीं मिलेगा।
इसीलिए कहते हैं ना, किसी संकी के हाथ में अगर देश की कमान दे दी जाए, जैसे आपने जो बात यहाँ पर करी, जो जोकर मेंटालिटी है, और अगर दे दी जाए तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता है। मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि नोबेल प्राइज जो किस बात का मिला है ऐसे व्यक्ति को जो कि चीन में जाकर बातें करता है कि भाई देखिए ये हैं, ये 7 सिस्टर्स हैं, ये 7 वो हैं, भारत की बात करता है, लैंड लॉक्ड हैं, उसको हम कट ऑफ एक तरीके से कर सकते हैं, चाइना के लिए वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, और इसको नोबेल प्राइज मिला। ये व्यक्ति इंसाइट कर रहा है, उकसा रहा है चीन को कि भाई आप आओ, भारत में घुसो, यहाँ पर आप अपना बेस बनाओ। इस तरीके से जो चिकन्स नेक बोलते हैं, जिसको हम रेजर्स एज कहते हैं, मैं तो टाइगर्स नेक बोलता हूं, वहां पर चीन तक को बुलाने का वो प्रयास। चलिए, आपका मैंने पहला कमेंट लिया सलाउद्दीन साहब पर, फिर सिवात साहब मैं आपका भी एक दृष्टिकोण यहां पर समझना चाहता हूं। इंडिया भी अब बार बार एक तमाचे के बाद दूसरा तमाचा जो है वो लगातार मार रहा है, वो दिखा रहा है। पहले ये भी आप देखिए सिवात साहब, आपसे मेरा प्रश्न है कि भाई 5,000 करोड़ का रेल प्रोजेक्ट जो है वो उन्होंने कैंसिल कर दिया भारत ने। अब भारत सोच रहा है कि भाई हम क्यों ना अब ये नेपाल में इन्वेस्ट करें, भूटान में इन्वेस्ट करें। ये अब भारत भी अपनी सोच है। ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी पहले का समय था, पाकिस्तान गोली चलाए, आतंकवादी भेजे, पुरानी सरकारें थी, नहीं हमें थोड़ा धीरज दिखाना चाहिए, थोड़ा संयम दिखाना चाहिए। लेकिन अब बैंकॉक में ये पीएम मोदी को नहीं मिलना था, ये यूनुस को मिलना था भारत से, और ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी उसके बावजूद यहां पर कैंसिल की। अब भारत अपने टर्म्स पे हर जगह बात कर रहा है और ये बहुत ओपन हो गया है। चीन से भी बहुत कड़े शब्दों में बात होती है, और अब बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अब वो लेवल ही नहीं बचा। सिवात साहब, हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है कि भारत ने बांग्लादेश को बहुत चांस दिया। ये सच्चाई है कि बांग्लादेश को इंडिया लॉक कंट्री बोला जाता है, क्योंकि 95% जो बॉर्डर है वो भारत से मिलता है, और बांग्लादेश की इकोनॉमी भारत से इंटरलिंक्ड है। और अगर आप ये देखें कि ईस्ट पाकिस्तान जब था बांग्लादेश, तो वहाँ इतनी इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं कर रही थी, और वो वेस्ट पाकिस्तान से काफी पीछे था। मगर जब इंडिपेंडेंस के बाद 1971, स्पेशली ये जो 15 साल लास्ट के गए, तो शेख हसीना ने इस चीज का इस्तेमाल किया कि अगर वो भारत के साथ ट्रेड रूट अच्छे होंगे और वहां से आपको सामान आएगा, तो उसकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर पाएगी, और वही हुआ। 15 साल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश की टॉप की सबसे अच्छी टॉप पहुंचने गए। पर कैपिटा इनकम वन पॉइंट ऑफ टाइम बांग्लादेश का भारत से भी ज्यादा होगा, और उसकी सारी वजह थी कि बांग्लादेश के जो रिलेशन भारत से अच्छे थे। भारत ने बहुत मदद की, भारत ने यान दिया, कॉटन दिया बहुत सस्ते में, और फिर एक्सपोर्ट के लिए अपने जो पोर्ट्स और एयर जो फील्ड है वो खोल दी, और उससे बांग्लादेश को फायदा होता रहा, और जबकि भारत को उसका थोड़ा नुकसान, क्योंकि भारत भी कंपटीटर है टेक्सटाइल के मामले में। और अगर उस टाइप के दोनों टेक्सटाइल के आउटपुट प्रोडक्ट बनाता है, जैसा बांग्लादेश और भारत है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, मगर वाकई ये मानना पड़ेगा कि बांग्लादेश ने जो 15 साल के अंदर आप एक प्रकार टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम किया, वो काबिल तारीफ था, और उसमें कुछ शक नहीं। मगर अब वो सारे के सारे, एक ये भी सच्चाई, 85% जो उनका एक्सपोर्ट होता है वो टेक्सटाइल का होता है, 13% उसका जीडीपी का था। और अब बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस हैं, जिन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है भारत के साथ रिलेशन खराब करके, तो सबसे पहले तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो ठप पड़ गई। बिल्कुल ठीक बोला चौधरी साहब ने कि 1 लाख और 1 लाख से ज्यादा होंगे, और आने वाले 2-3 साल में अगर ऐसे चला तो इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिल्कुल बंद हो जाएगी। सिवात साहब, केवल 1 लाख नहीं होंगे ना, आप सोचिए 1 लाख वो होंगे, उसके साथ व्यापारी जुड़े होंगे, उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जुड़ा होगा, उसके साथ दुकानें जुड़ी होंगी, लोग जुड़े होंगे, और जो उनके परिवार चलते हैं, उन परिवार से जो पैसा जाता है स्कूल्स को, वो इकोसिस्टम पूरा का पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो रहा है। वो 13% कोई छोटी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल। अभी 3-4 चीजें और हैं कि देखो, सच्चाई है कि बांग्लादेश के अंदर जो सिचुएशन अब पैदा कर दी है मोहम्मद यूनुस ने, इसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो एक मेन स्टे था, जिसको आपने रीढ़ की हड्डी बोला, वो ठप हो जाएगी। और दूसरा क्या होगा कि एक तो यह है रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा, वहां पर रोहिंग्याओं को एक प्रकार से ज्यादा रेडिकल करके भारत की तरफ भेजा जा रहा है। उसके बाद वहां पर हिंदुओं पे एक प्रकार से अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा, काफी लोगों को तंग किया जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं। अब ऐसे में पहले बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो कोविड-19 के बाद थोड़ी डिगमगा गई थी। कोविड-19 में बड़े बड़े देश हिल गए थे,
मगर भारत बांग्लादेश के साथ खड़ा था, तो उसकी कोविड के होने के बावजूद भी सिचुएशन संभली थी। मगर अब तो ऐसी हालात हो गए कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री 3 जगह से प्रॉब्लम आएगी कि एक तो जो हमारे ट्रांसशिपमेंट हमने बंद कर दिया, यहां से अगर बांग्लादेश का सामान जाता था तो वो $2 पर केजी था, मगर अब इनका $6 पर केजी तो इनके अपने उसमें है। अगर वो चिटागोंग से जाता है या ढाका एयरफील्ड से जाता तो 3 गुना बढ़ गया। दूसरा क्या हुआ, जब से इजराइल हमास की लड़ाई स्टार्ट हुई है, रेड सी से डायरेक्ट आप नहीं जा सकते, तो आपको पूरा चक्कर काट के जाना पड़ता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। वो 20% पहले ही इनके ऊपर मार पड़ी हुई थी, क्योंकि इसके कारण, क्योंकि सिचुएशन खराब, और अब बिल्कुल ठप हो जाएगी। ये समझ नहीं आया मोहम्मद यूनुस को कि क्या इतनी बेवकूफी करने के लिए उसको भेजा गया था, अपने देश को डुबो दिया। अब ये बात करता है भारत के नॉर्थ ईस्ट की। देखो, भारत के नॉर्थ ईस्ट से इसको क्या फायदा था? ये जो व्यापार इसका भूटान और नेपाल का, तो नॉर्थ ईस्ट से था, वो भी अभी तक भारत ने उसको बंद नहीं किया, मगर आने वाले समय में वो भी बंद हो सकता है। इसकी कनेक्टिविटी इंक्लूडिंग ये नहीं कि समुद्र से इसकी कनेक्टिविटी म्यांमार की तरफ थी। हम इसको 2 जगह में पार्टनर बनाए थे। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, जो कि भारत के कोलकाता से आके, सितवे पोर्ट से आके हमारे नॉर्थ ईस्ट में जाए, हम उसको भी हिस्सा बना रहे थे। हम इसको हिस्सा दे रहे थे कि ये जो हम इंटरनेशनल ट्राइलाइटर हाईवे बना रहे हैं, जो कि भारत से जाएगा म्यांमार, म्यांमार से जाएगा थाईलैंड, उसके बाद कंबोडिया लाइन, उसकी भी हम एक प्रकार बांग्लादेश को मदद देते। एक BBIN बना था, जो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल जो कॉरिडोर था, उसमें भी हमने बड़ा इसको फायदा दिया था बांग्लादेश को। मगर अब बांग्लादेश के जो एटीट्यूड है मोहम्मद यूनुस का, भारत ने बहुत अपॉर्चुनिटी दी। भारत ने कहा ये हमारी रेड लाइन है। इसने चाइना में जाके लेमनी हॉट जो एयरफील्ड है, तो कि हमारे चिकन नेक के नजदीक है, वो चीन को दे दी। चीन के अंदर भारत के अगेंस्ट वो उसने काफी हद तक ये बताया कि हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट लैंडलॉक्ड है और एक गार्डियन ऑफ ओशन। लेकिन ये वो चीज है सिवात साहब, जिसमें कहते हैं ना कि इंसान सोचता है कि चलिए, चाहे कंपनी हो, चाहे देश हो, वहाँ के लोगों से चलता है या एम्प्लॉय से चलता है। ये लीडरशिप पर जब असर पड़ता है, वो उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है पूरी दुनिया देख रही है, कैसे बर्बादी, शेख हसीना के जाने के बाद कैसे बांग्लादेश बर्बाद हो रहा है, रेडिकलाइज हो रहा है, दुश्मनों से हाथ मिला रहा है, पाकिस्तान को वापस बुला रहा है, पड़ोसियों से दुश्मनी कर रहा है, और उस चालाक चीन से दोस्ती करने का प्रयास कर रहा है, जिसने श्रीलंका को नहीं छोड़ा, जिसने अपने किसी पड़ोसी को कभी भी चैन से जीने नहीं दिया। सिवात साहब, आपकी मैंने आइडियोलॉजी, आपकी पूरी बात को मैं यहाँ पर समझ चुका हूं, आपने किस तरीके से पूरे मामले को समझाया, लेकिन अब इसका एक आर्थिक दृष्टिकोण से भी अगर हम इसको समझने का प्रयास करें, धीरज कौल जी, अब जो कुछ हो रहा है, सूत्रधार बार बार ये कहते हैं नोइंगली अननोइंगली, हकीकत में ये है कि भाई ट्रंप ही सब कुछ इनडायरेक्टली करवा रहे थे। और पिछला क्योंकि वो टैरिफ के मामले में अगर मैं कहूं, लेकिन इससे पहले भी कई थ्योरीज ये भी निकल के आई थी कि भाई वहां पर अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट भी था, कंडेम उसको किया गया। फिर बाद में कि भाई जो वहां पर किलिंग्स हो रही थी, आपने देखा था किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा था। अभी एक हिंदू लीडर को मार दिया गया इस कट्टरपंथ देश में। लेकिन ये पूरी इन्वॉल्वमेंट में अमेरिका क्या रोल प्ले करेगा, जियोपॉलिटिक्स क्या रोल प्ले करेगा, क्या होगा बांग्लादेश का, और भारत इसमें क्या विन विन सिचुएशन में है या फिर हमें भी फूक फूक के कदम चलने पड़ेंगे? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, मेरे कई फ्रेंड्स अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश से कनेक्टेड हैं, हिंदू ओरिजिन के हैं। मैटर ऑफ फैक्ट कल ही मैं कुछ लोगों से मिलके आया हूं, तो उनके साथ जो हो रहा है, बिजनेस ओनर्स लाइक मल्टी मिलियनियर पीपल, जी जी, इट्स वेरी ट्रेजेडी। जो आपके सलाउद्दीन साहब ने पहले भी मैंने शोज में सुना, वो काफी कम मात्रा में बता रहे हैं। वहां पे जो अनसर्टेनिटी है कम्युनिटीज की तरफ, माइनॉरिटीज की तरफ, एंड माइंड यू, आप किसी दिन बैठिए, मैं आपको फाइनेंशियल एनालिसिस दूंगा कि इंडिया की आजादी के बाद 47 से लेके 71 तक लैंड ओनरशिप हिंदूज के, आई एम नॉट अ रिलीजियस एथनिक पर्सन, बट ये नहीं, आप खुल के बोलिए, मैं कह रहा हूँ धीरज जी, आप खुल के बोलिए, सच्चाई बोलिए। ये झूठ का जो पर्दा, जो लोगों ने चश्मा पहन रखा है ना, जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं और हकीकत को दरकिनार करते हैं, जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में अगर हिंसा हुई थी, उसके लिए बांग्लादेश भारत से बातचीत कर, भारत को बता रहा है क्या करना नहीं करना चाहिए, लेकिन एंड में वहां पर गया कौन? वहां से हिंदू तो पलायन करके वहां से गए,
वो केवल Absolutely. धर्म की बात नहीं है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी सोचा जाए तो ये एक तरीके से एक होलोकॉस्ट है Exactly. हिंदूज का।